1 अप्रैल साल 2025 लक्ष्मीबाई नाम की एक महिला बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है, जिसकी पत्नी का नाम था प्रियंका। लेकिन दोनों ही बच्चे अभी नाबालिग थे, इसलिए प्रियंका को विदा करके घर नहीं लाया जाता, बल्कि उसे बालिग होने तक मायके में ही रुकने के लिए कहा जाता है। इसी तरह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और साल 2021 आ जाता है। अब तक प्रियंका 21 साल की हो चुकी थी, इसलिए परिवार उसे उसके ससुराल भेज देता है, जहाँ महज 4 साल ही वो अपने पति के साथ गुजार पाती है। लेकिन क्यों? 7 से 8 अप्रैल के बीच की जो रात थी, इस घर में ऐसा क्या हुआ था कि प्रियंका की दुनिया उजड़ गई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू केस फाइल। इस केस फाइल की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के धार जिले से, जहां गोंदी खेड़ा चारण नाम का एक छोटा और शांत गांव मौजूद है, जहां सिर्फ 320 परिवार रहते हैं, जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल भी होते हैं। इनके बीच ना कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम, बल्कि सब एक बराबर हैं। और यही सोच पुरोहित परिवार की भी थी, जिसमें इकलौता बेटा देवकृष्ण पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाए हुए था, जिनमें उसकी पत्नी प्रियंका, माँ लक्ष्मीबाई और बहन ज्योति थी, जबकि पिता का सालों पहले देहांत हो गया था। उस वक्त देवकृष्ण की उम्र करीब 2 साल के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने पिता के कारोबार को संभालना शुरू कर दिया और आज उसकी एक हंसती खिलती फैमिली थी। लेकिन 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात को करीब 1:30 बजे इसी घर से पड़ोसियों को प्रियंका के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है, जो गांव के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज रही थी। ये आवाज जब ऊपर कमरे में सो रही देवकृष्ण की बहन ज्योति और माँ लक्ष्मीबाई के कानों तक भी पहुंचती है, तो वो घबरा कर उठती है और ज्योति से कहती है कि शायद आज फिर तेरे भैया भाभी का झगड़ा हो गया है। टाइम तो देख, ये कोई झगड़ा करने का वक्त है? अभी दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें सुनाई देता है कि प्रियंका रोते हुए कह रही है कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरी जिंदगी उजड़ गई। ये सुनते ही लक्ष्मीबाई और ज्योति दोनों भागते हुए प्रियंका के कमरे में जाती हैं, पर वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने देवकृष्ण बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसके सर पर गहरा घाव था और चेहरा भी बहुत बुरी तरह से जख्मी था। इसके अलावा बेड के चारों ओर और फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। क्योंकि हमला सर पर किया गया था, इसलिए दीवारों पर भी छींटे साफ नजर आ रही थी और अंदाजा लगाया जा सकता था कि देवकृष्ण के साथ कितना बुरा हुआ है। साथ ही पूरे कमरे का सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। अलमारियां खोली हुई थी, कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और सूटकेस खोले पड़े थे। जबकि प्रियंका दूसरे कमरे में बने आंगन में बैठी हुई रो रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर साड़ी से बंधे हुए थे और वो लगातार चीख रही थी। ये नजारा देखते ही लक्ष्मीबाई और ज्योति के पसीने छूट जाते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पड़ोसी भी आ जाते हैं, जो लक्ष्मीबाई से उनके रोने की वजह पूछते हैं। तब वो कमरे की तरफ इशारा करती हैं और जैसे ही पड़ोसी देवकृष्ण के कमरे में दाखिल होते हैं, तो वो सबसे पहले देवकृष्ण की नब्ज को चेक करने की कोशिश करते हैं, ताकि जान सके कि वो जिंदा है भी या नहीं। लेकिन किस्मत से उनकी नब्ज अभी चल रही थी, इसलिए पड़ोसी फौरन देवकृष्ण को उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर जब तक वहां पर पहुंचते, तब तक देवकृष्ण की सांसें थम जाती हैं और डॉक्टर बता देते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर प्रियंका को पड़ोसी पानी वगैरह पिलाते हैं और उसके दोनों हाथ पैर खोलते हैं। वो बार बार बेहोश हो रही थी और देवकृष्ण के ठीक होने की दुआएं मांग रही थी। लेकिन कुछ ही देर में सभी को पता चल जाता है कि देवकृष्ण अब नहीं रहे। ये खबर प्रियंका के साथ साथ ज्योति और लक्ष्मीबाई पर कहर की तरह टूट पड़ती है और पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। अब क्योंकि एक जान लेने का मामला था, इसलिए डॉक्टर्स पुलिस को इस वारदात की जानकारी दे देते हैं और पुलिस बिना टाइम गवाए फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां देवकृष्ण की बॉडी को चेक करने के बाद पुलिस उसका पोस्टमार्टम का ऑर्डर दे देती है और फिर यहाँ से सीधे देवकृष्ण के घर पहुंचती है, जहाँ का माहौल बहुत ही दर्दनाक था। एक तरफ जहां प्रियंका की हालत नाजुक थी, तो वहीं लक्ष्मीबाई और ज्योति का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस सबसे पहले प्रियंका से पूछताछ करने का फैसला करती है, क्योंकि वही एक चश्मदीद गवाह थी जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा था। पुलिस उसे शांत करके आराम से पूछती है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। तब वो जवाब देते हुए कहती है कि रात को करीब 1:30 बजे के आसपास 3 से 4 हथियारबंद लुटेरे अचानक से घर में घुस आए थे। उन्होंने सबसे पहले प्रियंका के मुंह में कपड़ा ठूसा और उसे घसीट कर दूसरे कमरे में ले गए, जहां अलमारी और कीमती सामान रखा था। फिर लुटेरों ने उसके साथ बदतमीजी की और उसके कपड़े फाड़ने लगे। उन्होंने उसके हाथ और पैरों को साड़ी के पल्लू से पीछे की तरफ बांध दिया और उससे गहने और पैसे मांगने लगे। लेकिन जब उसने मना किया तो उन्होंने प्रियंका के गले पर चाकू रख दिया और कहा कि अगर उसने चुपचाप उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देंगे। इतने में देवकृष्ण ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने गुस्से में उसके सर पर वार कर दिया और 50,000 रुपए साथ ही 3.5 लाख रुपए के गहने लूट कर ले गए। इतना कहकर प्रियंका जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और पुलिस और बाकी घर वाले उसे संभालते हैं।
पुलिस अब किसी भी तरह बस उन लुटेरों का पता लगाना चाहती थी, लेकिन क्या वो यहाँ सिर्फ चोरी के इरादे से आए थे या फिर देवकृष्ण की उनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी? ये जानने के लिए पुलिस सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में छानबीन करती है और उन्हें पता चलता है कि देवकृष्ण तो एक बहुत ही सीधा साधा सा इंसान है जो हमेशा अपने काम से काम रखता था। यहाँ तक कि उसका कभी गांव में किसी के संग कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं हुआ था, बल्कि हर कोई देवकृष्ण की तारीफ करता था क्योंकि उसने बचपन से ही काफी मुश्किलों का सामना किया था। दरअसल जब देवकृष्ण 2 साल का था तभी उसके पिता चल बसे थे। उसके पिता एक किराना व्यापारी थे जो हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे और अपने बेटे को भी यही सीख देना चाहते थे। लेकिन साल 1999 में अचानक वो चल बसते हैं, जिसके बाद देवकृष्ण की मां पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। एक अकेली महिला का 2 बच्चों की परवरिश करना और फिर साथ में कारोबार को भी संभालना, देखिए ये आसान काम नहीं था। लेकिन लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारती। उन्होंने दोनों बच्चों को तो अच्छे से पाला ही, साथ ही अपने पति के बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। इसी तरह वक्त बीतता गया और देखते ही देखते देवकृष्ण भी बड़ा हो गया, जिसने अपनी माँ को हमेशा मेहनत करते हुए देखा। लेकिन अब वो चाहता था कि उसकी माँ अब आराम करे, इसलिए देवकृष्ण ने पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही छोटी उम्र में बिजनेस की बारीकियों को सीख लिया और उसने अपने बिजनेस को केवल अपने गांव गोंदी खेड़ा चारण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि धार जिले के बाकी तहसीलों और आसपास के इलाकों में भी मसालों की सप्लाई शुरू कर दी और अपनी मेहनत के दम पर धार जिले में मसाला व्यापार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। देवकृष्ण की मेहनत का ही ये नतीजा था कि उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और पक्का मकान बनाया, साथ ही घर में सारी फैसिलिटीज भी मुहैया कराई ताकि माँ और बहन को किसी भी चीज की कभी कोई कमी ना हो, जिनके लिए वो उनका इकलौता सहारा था। देवकृष्ण की माँ चाहती थी कि वो अपने बेटे की शादी कर दें। हालांकि वह भी बालिग नहीं था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासकर पुरोहित समाज के कुछ परिवारों में बच्चों की शादी या सगाई देखिए बहुत ही कम उम्र में तय करना एक पुराना रिवाज है जिसे लोग आज भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा देवकृष्ण की माँ को हमेशा यही लगता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बाद देवकृष्ण का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बहन तो विदा होकर अपने घर चली जाएगी और उनका बेटा अकेले रह जाएगा, जो वो नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने देवकृष्ण के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और तब उन्हें 15 साल की प्रियंका का ख्याल आया, जिसके भाई की शादी देवकृष्ण की चचेरी बहन साधना से हुई थी। अब क्योंकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पहले से ही था और प्रियंका को लक्ष्मीबाई अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे ही अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया और 1 अप्रैल साल 2015 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पर कम उम्र होने की वजह से प्रियंका की विदाई नहीं हुई, बल्कि उसे बालिग होने तक मायके में ही रहने के लिए कहा गया। हालांकि अभी प्रियंका बच्ची थी तो उसे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया प्रियंका की सोच बदलने लगी। वो एक आजाद ख्यालात की लड़की थी जो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फोटो खिंचवाना, ये सब प्रियंका को काफी अच्छा लगता था, जबकि देवकृष्ण के साथ उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बल्कि ये दोनों फैमिली फंक्शन या त्योहार के दौरान ही एक दूसरे से मिलते थे और उसी वक्त हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और साल 2021 भी आ जाता है। अब प्रियंका 21 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसकी फैमिली अब उसे देवकृष्ण के घर भेजने को कहती है और प्रियंका अपने मायके से ससुराल आ जाती है और यहाँ पर सभी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। पुलिस को अब देवकृष्ण के पूरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और ये बात भी समझ में आ गई थी कि उन लुटेरों से देवकृष्ण की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो छानबीन के दौरान पता चल ही जाता। लेकिन क्या ये लूट का ही मामला था? इस बात को गहराई से समझने के लिए पुलिस अब एक बार फिर से प्रियंका से पूछताछ करती है कि सब कुछ डिटेल में बताओ, लुटेरे आए कहां से थे और किस तरह हाथ पैर बांधे। ये सुनकर अब प्रियंका थोड़ी घबरा जाती है और उसका जो बयान था वो बदलने लगता है। जो बात उसने पहले बताई थी वो अब इस दूसरे बयान से देखिए मैच नहीं हो रही थी। तभी एक फीमेल कांस्टेबल दूसरी फीमेल ऑफिसर के कान में कहती है कि मैडम कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पति और पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशन भी बना था। ये सुनकर ऑफिसर शांत हो जाती है क्योंकि यह हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट मैटर था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फीमेल कांस्टेबल की ये इन्फॉर्मेशन आगे एक सबूत के तौर पर काम आने वाली है। इधर प्रियंका जो लगातार अपना बयान बदल रही थी, उसे देखकर पुलिस को अब कुछ डाउट सा होने लगता है, इसलिए वो तीसरी बार फिर से उसका बयान लेती है, लेकिन वो बयान भी पिछले 2 बयानों से मैच नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस का शक अब उस पर बढ़ने लगता है। इसी दौरान फीमेल ऑफिसर चुपचाप प्रियंका से पूछती है कि इस वारदात से पहले क्या तुमने अपने पति के साथ रिलेशन बनाया था? इस पर प्रियंका सटपटा जाती है। तब ऑफिसर उससे कहती है कि उन्हें कमरे में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि रिलेशन बनाया गया था। इस पर प्रियंका कोई जवाब नहीं देती। इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। ये वार इतना गहरा और सटीक था कि देवकृष्ण को संभलने का मौका ही नहीं मिला और बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से उसकी जान चली गई। इसके अलावा देवकृष्ण के शरीर पर संघर्ष के भी कोई बड़े निशान नहीं मिले, यानी कि उसने अपने बचाव में कुछ ऐसा किया ही नहीं।
जिससे ये साफ हो गया कि उस पर हमला तब किया गया जब वो गहरी नींद में था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने शरीर की जो हालत है उसे देखकर ये बताया कि देवकृष्ण की जान प्रियंका के शोर मचाने से काफी देर पहले ही जा चुकी थी। इसमें करीब 15 मिनट का फर्क था, जबकि प्रियंका का कहना था कि जैसे ही लुटेरों ने देवकृष्ण को मारा वो तुरंत ही चिल्लाई और सबको बुलाया, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। इसके अलावा शक करने की एक और वजह यह भी थी कि जिस तरह देवकृष्ण के सर पर वार किया गया था वो किसी लुटेरे का काम नहीं था, बल्कि एक ट्रेन्ड शख्स का काम था, जिसे अच्छी तरह से पता था कि एक ही बार में देवकृष्ण को कैसे मारना है। ये सब जानने के बाद पुलिस को अब यकीन हो जाता है कि देवकृष्ण की जान एक सोची समझी साजिश के तहत ली गई है, जिसमें प्रियंका शामिल है। लेकिन पुलिस के पास देखिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस अब घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। और जब प्रियंका के कमरे को अलमारी को अच्छी तरह से खंगालती है तो उन्हें कपड़ों के बीच पैसे और गहने रखे मिल जाते हैं, जिनके बारे में प्रियंका ने कहा था कि लुटेरे पैसे और गहने ले गए हैं, लेकिन वो उसी की अलमारी में रखे हुए थे, यानी चोरी हुई ही नहीं थी। साथ ही घर का मेन दरवाजा पूरी तरह से सही सलामत था, ताला टूटा हुआ नहीं था और न ही कुंडी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। इससे ये साफ था कि जो भी उस रात आया था वो किसी घरवाले की मदद से ही अंदर आया था। इसके अलावा प्रियंका ने कहा था कि लुटेरे उसका फोन भी छीन ले गए हैं, लेकिन पुलिस को उसका फोन घर के पीछे बाड़े में कचरे और पत्थरों के नीचे दबा हुआ मिला, जिसकी कॉल डिटेल वगैरह निकालने पर एक नाम सामने आया, कमलेश, जिससे हर रोज प्रियंका की बात होती थी, कभी मैसेजेस पर तो कभी कॉल पर ये कमलेश था कौन? अब पुलिस इस बात का पता लगाती है और तब उन्हें पता चलता है कि कमलेश मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 33 से 35 साल के आसपास है और वो राजगढ़ में एक ढाबा चलाता है। कमलेश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है, लेकिन उसका प्रियंका के साथ क्या कनेक्शन था और उसने क्यों देवकृष्ण की जान ली? इन सवालों के जवाब सिर्फ कमलेश दे सकता था। इसलिए पुलिस फोन लोकेशन के जरिए उसके ठिकाने का पता लगाती है और कमलेश को पकड़कर थाने ले आती है, जहां प्रियंका को उसके सामने बैठाया जाता है। अब दोनों समझ ही चुके थे कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए प्रियंका खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस से कहती है कि हाँ, उसने ही कमलेश के साथ मिलकर अपने पति देवकृष्ण को मारा है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। दरअसल साल 2015 में जब देवकृष्ण और प्रियंका की शादी हुई थी, उस वक्त दोनों ही नाबालिग थे, लेकिन परिवार ने फिर भी उनकी शादी करा दी। हालांकि देवकृष्ण को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन प्रियंका जब बड़ी हुई तो उसे ऐसा लगने लगा कि देवकृष्ण से अच्छा लाइफ पार्टनर वो डिजर्व करती है। उसे एक स्मार्ट और हैंडसम पति मिलना चाहिए था। इसी वजह से वो देवकृष्ण से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। लेकिन कुछ साल पहले उसकी मुलाकात एक फैमिली फंक्शन के दौरान कमलेश से होती है, जो उम्र में प्रियंका से बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्यार में रिश्ता बदल जाता है। प्रियंका अब कमलेश के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन साल 2021 में उसकी फैमिली उसे ससुराल भेज देती है। हालांकि प्रियंका वहां जाने से इनकार करती है, लेकिन कोई भी उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि परिवार को डर था कि अगर ये शादी टूट गई तो प्रियंका के भाई की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये रिश्ता आटा साटा के तहत हुआ था। इसलिए प्रियंका की बातों को तवज्जो न देकर उसे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया जाता है, जहां देवकृष्ण उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन प्रियंका उसे छोटी छोटी बातों पर ताने देती थी और देवकृष्ण के सांवले रंग का मजाक उड़ाती थी। वो उसे सबके सामने नीचा दिखाते हुए कहती थी कि तुम काले हो, मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मैं किसी बेहतर पार्टनर के लायक हूँ। यहाँ तक कि वो देवकृष्ण के कपड़ों को लेकर भी बातें सुनाती थी, जिसे वो इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि वो प्रियंका से देखिए प्यार करता था, पर प्रियंका के दिल में देवकृष्ण के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। वो छुप छुप कर कमलेश से बात करती और एक दिन तो उसे घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जब उन्होंने ये बात देवकृष्ण को बताई तो उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर भी उसने प्रियंका को समझाया कि वो कमलेश को छोड़ दे, लेकिन प्रियंका के सर पर कमलेश के प्यार का जुनून सवार था। उसे लग रहा था कि देवकृष्ण उसके रास्ते का कांटा बन चुका है, इसलिए उसने कमलेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और 1 लाख रुपए में सुरेंद्र भाटी, जो एक शूटर है, उसे हायर किया। जिसके बाद 7 और 8 अप्रैल के दरमियानी रात को प्रियंका ने जानबूझकर घर का मेन डोर खुला छोड़ दिया ताकि कमलेश और सुरेंद्र आसानी से घर में आ जाएं, और ऐसा ही हुआ। वो दोनों रात के करीब 1:30 बजे प्रियंका के बेडरूम में आए और सुरेंद्र ने सोते हुए देवकृष्ण के सर पर ऐसा वार किया कि वो खुद को बचाने की बेचारा हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद प्रियंका और कमलेश ने उसी कमरे में फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर प्रियंका ने अपने हाथों से घर का सारा सामान बिखेर दिया और कमलेश से कहा कि वो उसके दोनों हाथ पैर बांध दे। कमलेश ने ऐसा ही किया और फिर वो सुरेंद्र को लेकर वहां से फरार हो गया। उनके जाते ही प्रियंका ने करीब 15 मिनट बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे लगा था कि उसका ये गुनाह कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन पुलिस की नजरों से देखिए कोई बच नहीं सकता है। फिलहाल सुरेंद्र फरार है, जबकि कमलेश और प्रियंका हिरासत में है। ये केस फाइल हमें सिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी ऑस्कर लेवल का ड्रामा कर ले या सबूत मिटाने की कोशिश करे, पर पुलिस उसे ढूंढ ही निकालती है।
और जुर्म का अंत हमेशा बुरा होता है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।